परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। वे लोग रहते हैं खामोश अक्सर जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं अभय वशिष्ठ आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल अभ्यास पाठशाला पर। उम्मीद करता हूं आप अच्छे और स्वस्थ होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे, अच्छे से नोट्स बना रहे होंगे और NCERT पढ़ रहे होंगे। जैसा कि एग्ज़ाम नज़दीक आ रहे हैं, तो जिन लोगों ने भी अभी पढ़ाई शुरू नहीं की है या जो सीरियस नहीं ले रहे, उनसे भी मेरा रिक्वेस्ट है कि अपनी पढ़ाई लिखाई शुरू कर दें तो अच्छे रहेंगे। तो पिछली वाली वीडियो में हमने जो पढ़ा था वो पढ़ा था हमने यूकैरियोटिक सेल के बारे में। वहाँ पर हमने उसके बेसिक फीचर्स डिस्कस किए थे और एनिमल सेल और प्लांट सेल के स्ट्रक्चरली डिफरेंस देखा था हमने, और टिपिकल यूकैरियोटिक सेल के कंपोनेंट्स के बारे में बात की थी, जिसमें से कुछ टर्मिनोलॉजी हमने पढ़ी थी, जैसे कि प्रोटोप्लास्ट, प्रोटोप्लास्ट, साइटोसोल, साइटोप्लाज्म, इन सब के बारे में। आज हम जो है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में बात करेंगे। तो आइए पढ़ते हैं, समझते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है। तो जब भी हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करते हैं तो अपने दिमाग में एक बात नोट कर लीजिए कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है लगभग स्ट्रक्चरली सिमिलर होती है सभी ऑर्गेनिज्म में। स्ट्रक्चरली सिमिलर, वहीं पर ये जो है रिक्वायरमेंट होती है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, क्योंकि यही जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करती है। रिक्वायरमेंट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर आपको लाइट की वजह से कुछ दिख नहीं रहा होगा, तो उसमें टेंशन लेने की बात नहीं है। इस बार मैंने कुछ नहीं लिखा है, यहाँ पर सिर्फ लिखा है चैप्टर 8 सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। बाकी यहाँ पर आपको प्रॉपर दिख रहा होगा, तो यहाँ पर भी देख के पढ़ते हैं। इसके अलावा जो इसकी डिटेल स्ट्रक्चर थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, उसके बारे में इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी के बाद इसकी जो है डिटेल स्ट्रक्चर के बारे में पता चला। आफ्टर डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, जो 1950 में इसकी जो है डिस्कवरी हुई थी। इसके अलावा जब इसकी डिस्कवरी हुई तो ह्यूमन जो RBC सेल है, ब्लड सेल है, उसके केमिकल स्टडी किया गया। तो केमिकल स्टडी ऑफ RBC, जिसमें पता लगा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी होती है। तो जहां पर जो लिपिड का बेसिकली कंपोजिशन होता है वो 52%, और वहीं पर प्रोटीन जो होती है वो लगभग 40% रहती है। तो वी कैन से कि लिपिड और प्रोटीन का जो कंपोजिशन होता है वो 52:40 रहता है। बहुत सारे साइंटिस्ट आए, उन्होंने इसकी स्ट्रक्चर को समझाने के लिए अलग अलग मॉडल लिए, जिसमें से एक फेमस मॉडल जो है वो है फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। यहाँ पर मैं मेंशन कर देता हूँ, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। फ्लूइड मोज़ेक मॉडल की जो डिस्कवरी है वो दोस्तों सिंगर एंड निकोलसन ने की थी 1972। इन्होंने बताया कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो प्रोटीन और लिपिड से मिलकर बनी होती है, मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन प्लस प्रोटीन। यहाँ पर जो लिपिड होता है उसे अपन फॉस्फोलिपिड बोलते हैं। फॉस्फोलिपिड जो बेसिकली फॉस्फोग्लिसराइड होता है, कॉमन होता है फॉस्फोग्लिसराइड, जो अरेंज होता है बाई लेयर फॉर्म में।
like this. इस तरीके से अरेंज रहता है। अगर इसकी बात करें, इसमें एक हेड होता है, एक टेल होती है। तो जो हेड रीजन होता है वो पोलर होता है, यानी कि वी कैन से हाइड्रोफिलिक। हाइड्रो मतलब वाटर और फिलिक मतलब लविंग, यानी पोलर होता है। वहीं पर बात करें इसकी टेल के बारे में, तो ये हाइड्रोफोबिक होती है। फोबिक मतलब फियर। जो नॉन पोलर होती है और सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स की बनी होती है। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, जो इसको प्रोटेक्ट करता है एक्वस एनवायरमेंट से। प्रोटेक्टेड फ्रॉम एक्वस, यहां पे लिख देता हूं एनवायरमेंट। ओके, तो ये तो बात रही फ्लूइड मोज़ेक मॉडल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में। अब थोड़ा इसका आगे देखते हैं। इसको अच्छे से नोट कर लेना, जो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो ले लेना। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ। दोस्तों बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन के बारे में। बायोकेमिकल इन्वेस्टिगेशन। तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होती है वो कोलेस्ट्रॉल कंटेन करती है। शॉर्ट में लिख देता हूँ, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑल्सो कंटेन कोलेस्ट्रॉल। इसके अलावा ये कंटेन करती है, ऑल्सो कंटेन शुगर, कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन मोस्टली दो टाइप की होती है, 2 टाइप्स, ऑन द बेसिस ऑफ ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन। ईज मतलब कितनी आसानी से इसको एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है, ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन। जो होती है 2 टाइप की, कौन कौन सी होती हैं? नंबर 1 एक्सटर्नल या पेरिफेरल, या फिर एक्सट्रिंसिक प्रोटीन बोल देते हैं इसको। जो ऑन सरफेस रहती है। वहीं दूसरी जो होती है वो इंटरनल, इंटीग्रल या इंट्रिंसिक प्रोटीन, जो पूरी मेम्ब्रेन में बरीड रहती है, कंप्लीटली या पार्शियली बरीड रहती है। पार्शियली या कंप्लीटली मतलब धसी हुई रहती है उसमें, बरीड। आइए इसको देखते हैं किस तरीके से ये मेम्ब्रेन होती है। एनसीईआरटी की बुक में ये जो डायग्राम दिया हुआ है, इसी तरीके से आप देखोगे कि जैसे कि सपोज ये लिपिड बाइलेयर है
और इसमें ये क्या ये प्रोटीन है, तो कुछ प्रोटीन सरफेस पे होगी, कुछ ऐसे कंप्लीटली बरीड होगा, जो 3D में हम देखेंगे ऐसे। तो इसमें ये ट्रांसपोर्ट होती रहती है, कभी यहाँ कभी यहाँ। तो इस तरीके से एक गेंद के रूप में इसको ऑब्जर्व कीजिए, एक लाइक अ बॉल, जिस बॉल में ऊपर से ऐसे निकला हुआ है, ठीक है, जो उसमें घूमता रहता है। तो इस तरीके की पूरी स्ट्रक्चर होती है। आइए देखते हैं, यहाँ पर समझते हैं बनाकर। बीच में ये कुछ प्रोटीन बना देते हैं, है ना। इसके अलावा एक पूरा जो कंप्लीटली बरीड प्रोटीन बना देते हैं। दोनों चीजें बना रहा हूँ, लिपिड बाइलेयर और प्रोटीन। ये कंप्लीटली बरीड में आएगा। बनाते हैं आप भी साथ के साथ, नहीं तो समझ लें, बाद में बना लें, स्क्रीनशॉट लीजिए। तो ये तो हो गया हेड, और हेड नॉन पोलर टेल ये हो गया। ओके, इस तरीके से तो कुछ प्रोटीन जो है वो सरफेस पर पाई जाती हैं, लाइक दिस, लाइक दिस, लाइक दिस। ये तो लिपिड बाइलेयर होगी दोस्तों। लिपिड बाइलेयर, ये सरफेस प्रोटीन। ये जो होती है वो इंटरनल प्रोटीन होती है, इंटरनल, जो कंप्लीटली बरीड होती है। इसको हम टनल प्रोटीन या ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन के नाम से भी जानते हैं, ऑल्सो नोन एज टनल या ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन, ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन। इसको जो है एक्सट्रैक्ट करना डिफिकल्ट होता है, एक्सट्रैक्शन डिफिकल्ट। इसके लिए क्रूड मेथड्स अपनाए जाते हैं, जैसे वॉशिंग डिटर्जेंट, अगर इसको एक्सट्रैक्ट करना हो तो ये तो रहा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो स्ट्रक्चर होती है उसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। यहाँ पर जगह नहीं है, इससे आगे का जो है मैं इसे मिटा के बताता हूँ, जब तक नोट कर लीजिए। अगर इसमें हम आगे देखें तो इससे शुगर भी अटैच होती है। तो कुछ शुगर हैं, जैसे सपोज इस पार्शली जो प्रोटीन होती है उससे अटैच है, तो कुछ इस तरह की अटैच रहेगी, इस तरीके से। यहाँ पर बना देता हूँ। और
ये तो जो शुगर है वो प्रोटीन से अटैच है, तो इस शुगर को हम बोलेंगे ग्लाइकोप्रोटीन। और यहाँ पर सपोज जो लिपिड से अटैच रहेगी, शुगर प्लस लिपिड, उसको अपन बोलेंगे ग्लाइकोलिपिड। तो शुगर प्लस प्रोटीन जो कि प्रोटीन से अटैच है उसे बोलेंगे ग्लाइकोप्रोटीन। वहीं पर जो शुगर आपकी लिपिड से अटैच है उसे बोलेंगे ग्लाइको। इसके अलावा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो सिमेट्रिक, इलास्टिक, सिलेक्टिवली परमिएबल और डायनामिक होती है। अगर बात करें लिपिड और प्रोटीन की, तो जो लिपिड होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन में वो फ्लूइड लाइक होता है, जो अनेबल करता है lateral movement of the protein, lateral movement of protein। इसके अलावा अगर हम बात करें लिपिड की, तो लिपिड जो है कुछ मूवमेंट शो करता है, जैसे कि फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट। ये रेयरली होता है। रेयरली क्यों होता है? फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट में क्या होता है, सपोज ये हेड है तो ये इधर आ जाएगा और ये वाला जो है इधर चला जाएगा, यानी कि जस्ट उल्टा हो जाएगा इसका। रेयरली क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर वांडरवाल, स्ट्रॉन्ग वांडरवाल फोर्स रहते हैं जिनको ब्रेक करने में काफ़ी एनर्जी खर्च होती है। इसके अलावा जो पोलर रीजन है उसको हाइड्रोफोबिक रीजन से गुजरना होता है। तो ये जो मूवमेंट है काफ़ी रेयरली होता है। इसके अलावा लिपिड जो है और भी मूवमेंट शो करता है, जैसे आपका लेटरल मूवमेंट में क्या होता है, सपोज ये जो लिपिड है ये, तो ये पोजीशन चेंज कर देते हैं आपस में ऐसे ही, एक तरफ एक ही उसमें लेयर में, तो ये ऐसे पोजीशन चेंज करते हैं। देन रोटेशनल में क्या होता है कि सपोज ये लिपिड है, ये बाइलेयर, तो यहां पर ये खुद ही ऐसे रोटेट करता रहता है, यानी ऐसे ही नाचता रहता है, घूमता रहता है सब। और अगला जो होता है वो होता है फ्लैक्सस। फ्लैक्सस में क्या होता है, इसमें हेड मूव नहीं करता, सिर्फ जो टेल है, टेल वही आपस में नाचती रहती है डिंग 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 करके। तो ये जो कुछ टाइप के मूवमेंट होते हैं जो लिपिड शो करता है। इसके अलावा जो प्रोटीन होती है वो प्रोटीन फ्लोट आइसबर्ग की तरह होती है। आपने देखा होगा कि पानी में एक जैसे बर्फ के टुकड़े, आप अगर अंटार्कटिका वगैरह की आपने अगर फोटो वगैरह देखी होगी तो बड़े बड़े जो बर्फ के टुकड़े होते हैं पानी में फ्लोट करते रहते हैं। उसी तरह से जो प्रोटीन होती है वो एज अ आइसबर्ग्स फ्लोट करती है ऑन दी सी ऑफ फॉस्फोलिपिड। इसके अलावा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसके फंक्शंस के बारे में जानेंगे, तो मैं यहाँ से ये मिटा दे रहा हूँ। तो बात करें प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फंक्शंस के बारे में, तो ये सीक्रेशन में हेल्प करती है, सेल के सीक्रेशन में। उसके अलावा सेल ग्रोथ में हेल्प करती है। देन सेल डिवीजन में भी हेल्प करती है।
और इंटरसेलुलर जंक्शंस फॉर्मेशन में भी हेल्प करती है। फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेल्युलर जंक्शंस। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट में भी हेल्प करती है। ट्रांसपोर्ट मेनली दो टाइप का होता है, पैसिव और एक्टिव। पैसिव ट्रांसपोर्ट में कोई नो एटीपी, कोई भी एनर्जी का खर्च नहीं होता। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एटीपी की रिक्वायरमेंट होती है। ए फॉर एक्टिव, ए फॉर एटीपी। आइए समझते हैं कि ये जो मूवमेंट है किस तरीके से होते हैं। सपोज वाटर मॉलिक्यूल है या कोई और है, तो वाटर मॉलिक्यूल सिंपल डिफ्यूजन से इधर आ जाता है। गैस हो नॉर्मल डिफ्यूजन से ये इसको क्रॉस कर सकते हैं। बट अब आयंस और जो भी पोलर मॉलिक्यूल्स होंगे वो डायरेक्ट इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस नहीं कर सकते, क्योंकि ये सेलेक्टिवली परमिएबल होती है। तो इसके लिए कुछ इसमें चैनल्स होते हैं जिनके थ्रू हम कह सकते हैं कि जो पोलर मॉलिक्यूल होते हैं फैसिलिटेट डिफ्यूजन होता है। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ये भी पैसिव डिफ्यूजन में ही आता है, क्योंकि इसमें भी एटीपी खर्च नहीं होती। यहाँ पर कुछ मॉलिक्यूल्स के साइज के अकॉर्डिंग जो भी चैनल्स होते हैं वहां पर वो फिट होता है, देन उसके थ्रू वो अंदर आता है। वहीं अगर आयंस की बात करें तो आयंस सपोज यहां पर कोई चैनल है, उस चैनल के थ्रू Na+ अगर आयन है तो वो इसके थ्रू यहां पर आएगा। इसमें एटीपी जो है खर्च होगी, जो ATP+ इसमें टूटेगी। तो यहाँ पर जैसे सोडियम पोटेशियम पंप की बात करते हैं एनिमल सेल में, नर्व सेल में होता है स्पेशली, तो वहां पर ये काम करते हैं। तो कुछ इस तरीके के ट्रांसपोर्टेशन होता है सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसके अलावा अगर हम बात करें प्लाज्मा मेम्ब्रेन ट्रांसपोर्ट की, तो इसके अलावा और कौन से ट्रांसपोर्ट होते हैं? एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस। आइए इधर बताते हैं। बल्क ट्रांसपोर्ट तो होता है एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस, या हम कहेंगे इफेजी। वॉमिट आउट या सेल वॉमिटिंग। एंडोसाइटोसिस जो होता है उसमें मेनली दो होते हैं, पिनोसाइटोसिस मतलब सेल ड्रिंकिंग, कहेंगे यहाँ पर ये वाटर को जो है अंदर लेता है। और दूसरा जो होता है यानी कि पिनोसोम, जो वेसिकल फॉर्म होती है उसे पिनोसोम बोलते हैं। और जो सेकंड जो होता है उसे हम फैगोसाइटोसिस कहते हैं, यानी कि सेल ईटिंग प्रोसेस, जिसमें सेल फूड पार्टिकल को अंदर लेती है। जो फूड पार्टिकल या फैगोसोम किस तरीके से लेती है, आइए यहां पर बता देता हूं।
सपोज कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ओके। यहाँ पर कुछ फूड पार्टिकल्स हैं, ये क्या करेगी अगले स्टेप में, जो भी पार्टिकल हैं वो इस तरीके से आ जाएंगे। नेक्स्ट यहां पर आप देखोगे वेसिकल का फॉर्मेशन हो जाता है। फूड पार्टिकल इस तरीके से अंदर आ जाएंगे एंड नेक्स्ट आप देखोगे तो ये वेसिकल का फॉर्मेशन हो जाता है। इसी को हम फैगोसोम कहते हैं। तो इस तरीके से सेल जो है ईटिंग करती है। तो दोस्तों ये बात रही प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बल्क ट्रांसपोर्ट की, ये जो है इसे वेसिकल भी बोलते हैं। तो यहाँ इस वीडियो में हमने बात की सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, उसके बेसिक फंक्शंस के बारे में और उसके फ्लूइड मोजेक मॉडल के बारे में जो सिंगर और निकोल सर ने दिया था 1972 में। और उसके बाद हमने उसकी स्ट्रक्चर देखी, किस तरह से लिपिड बाइलेयर अरेंज होती है, उसमें किस तरीके से प्रोटीन जो है अरेंज होती है, एक पार्शियली बरीड रहती है, एक कंप्लीटली बरीड रहती है, और किस तरीके से प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो फंक्शंस करती है, कैसे जो है आयंस और पोलर मॉलिक्यूल्स फैसिलिटेट डिफ्यूजन और चैनल के थ्रू अंदर बाहर आते जाते रहते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में सेल वॉल के बारे में पढ़ेंगे। जब तक के लिए आप जो है एनसीईआरटी पढ़ते रहिएगा और जो मैं पढ़ा रहा हूँ वो अच्छे से नोट कर लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और थोड़ा उंगली को कष्ट देकर उसको लाल बटन को दबा भी दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। तो मैं समझूंगा आपका प्यार मुझे मिल रहा है। जब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, तंदुरुस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, हरे कृष्णा।